साल 2006 है और स्पेन जोरों पर है। नई सदी शुरू होने के बाद से अर्थव्यवस्था में गजब का उछाल आया है। हर आदमी की कमाई 6 साल में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। जर्मन वाले अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि बस 5 साल में स्पेन उनकी प्रति व्यक्ति कमाई को पीछे छोड़ देगा और यूरोप में बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। देश के कुछ इलाकों में तो सबको नौकरी मिल गई थी और सरकार ने काम की हालत को इतना मस्त और फायदेमंद बना दिया था कि क्या बताएं। ये जोश इस खूबसूरत देश के लगातार बढ़ने के भरोसे पर चल रहा था। हर कोई इसमें कूदना चाहता था। यूरोजोन ने एक साझी मुद्रा में बाहर से पैसा लगाने का रास्ता खोल दिया और स्पेन की कामयाबी का हिस्सा बनने का सबसे आसान तरीका था वहां कुछ खरीद लेना। मार्बला में समुद्र किनारे का घर या मैड्रिड में छोटा सा स्टूडियो लेना कोई शौक नहीं था, बल्कि समझदारी का सौदा था जिसे धूप में मजे लेने के लिए भी यूज कर सकते थे। रियल एस्टेट वाले एजेंट इतना धंधा कर रहे थे कि लोकल स्टार बन गए और घर बनाने वाले मजदूरों की इतनी डिमांड थी कि प्लम्बर को बेंटले चलाते देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सब अपने आप को सच साबित करने वाला खेल बन गया। जैसे जैसे देश में पैसा आया, लोग स्पेन के रियल एस्टेट में और हिस्सा पाने के लिए कर्ज लेते गए, जिससे कंस्ट्रक्शन की जरूरत बढ़ी, जीडीपी के नंबर शानदार दिखने लगे और देश निवेश के लिए और मस्त लगने लगा। लेकिन सच तो यह था कि ऐसा कुछ नहीं था। वैश्विक मंदी और यूरोजोन का संकट आया और कर्ज से चल रही ये पार्टी फटाफट खत्म हो गई। अब करीब 2 दशक बाद भी अर्थव्यवस्था 2007 से गरीब है। बेरोजगारी, खासकर नौजवानों में, अभी भी ऊंची है। बिजनेस ठप पड़ा है, कर्ज का बोझ बरकरार है और सबसे खराब ये कि इस मंदी ने उस हाउसिंग मार्केट को भी सस्ता नहीं किया जिसने ये सारा खेल शुरू किया था। स्पेन सचमुच दुनिया की सबसे डरावनी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2000 की शुरुआत के उस जोश को अब देखो तो लगता है कि हाँ, ये तो फेल होना ही था। पर उस वक्त कई बड़े देशों से कम कर्ज पर चल रही थी ये अर्थव्यवस्था। अगर स्पेन एक सबक है तो सोचो कि क्या हमने सच में कुछ सीखा? तो क्या चीज ने स्पेन की अर्थव्यवस्था को इतना तेज बढ़ाया? ये सब कैसे ढह गया? इतने सालों तक नीचे क्यों रहा? और आज क्या कोई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2007 के स्पेन से भी बुरी हालत में है? स्पेन के आर्थिक इतिहास में ढेर सारे उतार चढ़ाव हैं। औपनिवेशिक जमाने में सोने का बेतहाशा इस्तेमाल, अमेरिकी मार्शल प्लान से बाहर रहना, शुरुआती खुलेपन की नीतियां। स्पेन और इसके पैसों के इतिहास में बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन आज के संकट की जड़ तक जाना है तो 1990 के दशक की उस कामयाबी की कहानी से शुरू करना पड़ेगा। उस वक्त स्पेन में बेरोजगारी बढ़ी थी और टस से मस नहीं हो रही थी। सरकार ने वैश्विक मेज पर बड़ी हिस्सेदारी पाने के लिए कदम उठाने शुरू किए और सोचा कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी में शामिल होना सबसे सही रास्ता है। 1986 में ये कुर्सी मिली, पर शुरू में कुछ खास नहीं हुआ। स्पेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी ईईसी के औसत का बस 72% थी। फिर 90 के दशक की शुरुआत में मंदी झेलने के बाद सरकार ने महंगाई को काबू किया और बजट बनाकर दशक के बीच तक बेरोजगारी को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। इसी के साथ ईईसी को 1993 में यूरोपीय संघ के पहले हिस्से में मिला दिया गया और स्पेन 1999 में यूरो अपनाने वाले पहले देशों में शामिल हो गया। ऐसे बड़े फैसलों में हमेशा फायदे नुकसान होते हैं। जब कोई अर्थव्यवस्था अपने दम पर चलती है तो उसे थोड़ी आजादी मिलती है, खासकर पैसे को कंट्रोल करने की। अगर निर्यात बढ़ाने या व्यापार घाटा कम करने के लिए मुद्रा सस्ती करनी पड़े तो सरकार खुद ऐसा कर सकती है। ब्याज दरों से महंगाई, कर्ज या बेरोजगारी को हैंडल करना हो तो वो कंट्रोल अपने पास रखती है। लेकिन दूसरी तरफ एक साझा सिस्टम में ढेर सारे फायदे भी हैं, खासकर एक ही महाद्वीप के देशों के बीच। यूरो जैसी साझी मुद्रा से पड़ोसियों के साथ व्यापार आसान हो जाता है, कीमतें समझना सिंपल हो जाता है और बिजनेस वालों को सस्ता सामान ढूंढने में मदद मिलती है। और ज्यादातर बार साझी मुद्रा पहले की स्पेनिश मुद्रा प्रेसेटा से मजबूत होती है, जो स्थिरता के लिए मशहूर नहीं थी।
ढेर सारे देशों के नेटवर्क से मुद्रा चलती रहती है, आयात का खर्चा आसान हो जाता है और सबसे बड़ी बात, कर्ज सस्ता मिलता है। जो गलत हैंडल हो तो नुकसान में भी जा सकता है। तो ये सब स्पेन के उस बुलबुले को शुरू करने में कैसे शामिल हुआ, और कागज पर यह देश इतना बढ़ा कि सबको लगा ये यूरोजोन का नया सुपर पावर बनने वाला है। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बड़ा बदलाव 1998 में शुरू हुआ, यूरो आने से एक साल पहले। उसी साल से आप्रवास बढ़ा और स्पेन को हाउसिंग मार्केट में और दिलचस्पी हो गई। नए लोग नागरिकता लेने आए तो आरामदायक घर बनाने का फोकस बढ़ा। सरकार को ये अच्छा लगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ढेर सारे लोगों को काम मिलता है। स्पेन में बेरोजगारी का पुराना दर्द था, तो उन्हें लगा कि ये उसका लंबा हल हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के पीक पर मजदूर लग्जरी गाड़ियां चलाते दिखे क्योंकि उनकी डिमांड आसमान छू रही थी, और इस आग में ईंधन था यूरो। सस्ता कर्ज यहां से शुरू हुआ। स्पेनिश बैंकों की कम ब्याज दरें, यूरो से आसान लेन देन और कम रिस्क के साथ प्रॉपर्टी मार्केट मुनाफे का सोता बन गया। घर बनाना पहले से ही स्पेन को पसंद था, लेकिन यूरो ने इसे और तेज और आसान कर दिया। ऊपर से सरकार ने रियल एस्टेट में टैक्स छूट दी, जिससे ये देश निवेश के लिए और आकर्षक बन गया। किराए पर टैक्स नहीं, पूंजीगत लाभ पर भी टैक्स नहीं, बंधक के ब्याज की कटौती, और सबसे बड़ी बात, मूलधन का भुगतान भी टैक्स से काट सकते थे। कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने वाली नीतियों के साथ रियल एस्टेट में कर्ज लेना आसमान पर पहुंच गया। तो सरकार ने यह खतरा क्यों नहीं देखा? बाकी निवेशकों ने दोबारा क्यों नहीं सोचा? कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा था, और अब देखो तो साफ लगता है कि मुसीबत आने वाली थी। लेकिन उस वक्त लोग आज की नजर से नहीं देख रहे थे। ये वैसा ही है जैसे बर्नी मैडॉफ को सब वॉल स्ट्रीट का जादूगर मानते थे, और अब कहते हैं कि सबको समझना चाहिए था। फिर भी कुछ चीजें थी जो बुलबुले को छिपा रही थी। एक तो स्पेन का सिस्टम अनोखा था। इसे कहते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण। केंद्र से पैसा इकट्ठा करने और खर्च करने की जिम्मेदारी लोकल लेवल पर शिफ्ट करना। मतलब केंद्रीय सरकार का कर्ज लेने में ज्यादा हाथ नहीं था, जैसा यूरोप के बाकी देशों में होता है। दुनिया को लगता था कि स्पेन का कर्ज बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर आंकड़े सिर्फ केंद्र को देखते थे, लोकल सरकारों को नहीं। देश के 17 इलाकों को आजादी देने के लिए 1970 के दशक में ऐसा संविधान बनाया गया था। इसमें कैनरी और बेलियरिक द्वीप और उत्तरी अफ्रीका के 2 शहर भी शामिल हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनियां, निवेशक और आम लोग घर खरीदने के लिए कर्ज ले रहे थे, पर यह साफ नहीं था कि पैसा कौन दे रहा था। यहां लोकल आजादी का खेल आता है। स्पेन में टैक्स, हेल्थ और एजुकेशन का ज्यादातर काम केंद्र नहीं, बल्कि लोकल इलाके संभालते हैं। 2008 के संकट से पहले देश में 45 के करीब लोकल बचत बैंक थे, जिन्हें काजास कहते हैं। इनमें से ज्यादातर ने रियल एस्टेट में पूरा पैसा झोंक दिया, बड़ा मुनाफा कमाने की उम्मीद में। यह गैप ऐसा था कि जब सब ठीक चल रहा था, स्पेन बजट में सरप्लस दिखा रहा था और दुनिया को कुछ पता ही नहीं चला। यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप से बाहरी निवेश की कानूनी रुकावटें भी कम हुई, तो जर्मनी, यूके, फ्रांस जैसे अमीर देशों से पैसा आने लगा। इस चेन रिएक्शन ने कंस्ट्रक्शन को बूम दिया। अर्थव्यवस्था शानदार दिखने लगी, निवेशक और जोश में आए और पैसा डालते गए, जिससे ये और बेहतर दिखने लगा। अपने पीक पर स्पेन की 12.5% से ज्यादा वर्कफोर्स कंस्ट्रक्शन में थी। स्पेन ने यूरोपियन यूनियन में आधे से ज्यादा नई नौकरियां पैदा की, और जर्मनी, फ्रांस, यूके को मिलाकर जितने घर बने उससे ज्यादा बनाए। कर्ज बढ़ता गया और 2003 से 2008 के बीच 5 साल में घरों की कीमतें 71% बढ़ गई। स्पेन ने थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। यूरोजोन में आने के बाद सरकार ने बैंकों के साथ मिलकर गैर निष्पादित कर्ज के लिए पैसा अलग रखना शुरू किया। ये उस वक्त पश्चिम में आम नहीं था। रिकॉर्ड कहता है कि 35 बिलियन यूरो रखे थे, पर यह काफी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं।
तो असली दिक्कत क्या थी? ये सब क्यों ढह गया? सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन की कमी। आप्रवास ने हाउसिंग को बढ़ावा दिया और लोगों को जल्दी काम पर लगाया, पर स्पेन ने जरूरत से ज्यादा घर बना डाले। 2006 तक 800,000 से ज्यादा घर बन गए, लगभग 200,000 परिवारों के लिए काफी। ऊपर से कुछ लोगों ने नियम बदलने की जहमत नहीं उठाई, बस झूठ बोल दिया। 2 प्रोफेसरों, जोस मारिया रिया और जोस गार्सिया माल्टोवा ने एक स्टडी में देखा कि स्पेन का बंधक सिस्टम कैसे काम करता था। उन्होंने लोन टू वैल्यू LTV रेशियो चेक किया, बंधक और घर की कीमत का अनुपात। आसान लगता है, पर दिक्कत थी। कीमत बाहर के सट्टेबाज और मूल्यांकन कंपनियां तय करती थी। बैंक ऑफ स्पेन कहता था कि 80% या कम LTV वाला बंधक ठीक है, क्योंकि 20% पहले ही चुकता है। 100% के करीब LTV हो तो रिस्क बढ़ता है और कर्ज न चुकने की आशंका ज्यादा होती है। अगर LTV 80% से ऊपर हो तो बैंक ऑफ स्पेन उसे मंजूर नहीं करता। लेकिन यहां बैंकों ने गड़बड़ की। अगर किसी का LTV 100% के करीब था तो बैंक वाले मूल्यांकन कंपनी को फोन करते और घर की कीमत बदलवा देते। स्टडी कहती है कि मूल्यांकन कंपनी कीमत बढ़ा देती थी, बैंक बंधक दे देता था, खरीदार खुश और बैंक को कुछ पता नहीं। यह सबसे खतरनाक खेल था, ऐसे लोगों को कर्ज देना जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और कीमतें मूल्यांकन वालों और बैंकों ने बढ़ा रखी थी। स्पेन में 80% लोग मकान मालिक थे तो सब सपने में थे, जब तक बुलबुला फटा नहीं। खराब डेटा और लालच की वजह से सब पल में ढह गया। हाउसिंग मार्केट फटा तो रियल एस्टेट कर्ज देश के GDP का 50% हो गया। हजारों परिवार कर्ज नहीं चुका सके, घर नकारात्मक इक्विटी में चले गए और बैंकों के पास नुकसान भरने का कोई रास्ता नहीं था। कर्ज का बहाव रुक गया और सट्टा डेवलपर्स गैरनिश पादित कर्ज का ढेर बन गए। वो 35 बिलियन यूरो कुछ काम नहीं आया। अब पीछे देखो तो हंसी आती है, पर आज कई देश इससे भी बुरी हालत में हैं और सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा। मिसाल के लिए मेरा ऑस्ट्रेलिया, वहां घरेलू कर्ज से GDP का रेशियो मार्च 2023 में 116.6% था, जबकि स्पेन का पीक 85% था। ऑस्ट्रेलिया में कर्ज से आय का रेशियो 1980 के दशक से 2018 तक बढ़कर टॉप लेवल पर पहुंच गया। वही टैक्स छूट, बैंक की ढील, आप्रवास, सट्टा उन्माद और ये भरोसा कि समुद्र तट है तो घर 15 गुना कीमत के लायक है। फिर कनाडा, 2023 के अंत में उसका कर्ज से GDP रेशियो 104% था, स्पेन से ज्यादा। वहां भी मजदूर प्रोफेशनल से ज्यादा कमा रहे हैं और रियल एस्टेट एजेंट टीवी पर छाए हैं। स्पेन की कीमतों का उछाल अब इन देशों के पिछले 5 साल के मुकाबले कम लगता है। और ये मत सोचो कि स्पेन ठीक हो गया। लगभग 20 साल बाद भी वो संकट से उबर नहीं पाया। शुरू में स्पेन ने वही किया जो बाकी देश करते हैं, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खर्च करो, और खूब खर्च किया, यूरोप के किसी भी देश से ज्यादा। ये सब बड़ी खबर होती, पर ग्रीस ने 2009 में सुर्खियां चुरा ली। ग्रीस का घाटा बेकाबू निकला और वो चर्चा में आ गया, जिससे स्पेन की कहानी दब गई। लेकिन स्पेन के लिए दिक्कत खत्म नहीं हुई। 2008 के संकट ने स्पेन को बुरी तरह मारा और भले ही कुछ साल ठीक गए, GDP 2007 के लेवल पर नहीं पहुंचा। 90 के दशक में वेतन फ्रांस, जर्मनी, UK से टक्कर लेते थे, पर अब औसत 29,113 यूरो है। संकट से पहले से 9 से 11% कम। कर्ज और महंगाई बढ़ी और आम स्पेन वासी की हालत 20 साल पहले से खराब है। बैंकों के बेलआउट के लिए बाहर से कर्ज लिया और 45 में से सिर्फ 2 काजाज बचे, जिससे कर्ज लेना मुश्किल हो गया। यूरो की वजह से विनिमय दरें कम करने की आजादी भी नहीं है। कम आय और ब्रेन ड्रेन, यानी स्मार्ट लोग देश छोड़ गए ने हालात और बिगाड़े। मजदूरों के स्पोर्ट्स कार वाले दिन गए और बेरोजगारी बाकी यूरोप से ज्यादा है। अप्रैल 2024 तक ये बढ़ रही है और जो नौकरी में है
वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, कोई बड़ा करियर नहीं। स्पेन के लिए शायद देर हो चुकी है, उसे धीरे धीरे उबरना होगा। लेकिन बाकी देशों के लिए मौका है। दूसरी जगहों पर वही लक्षण दिख रहे हैं, तो स्पेन को समझने का वक्त है। यह सिर्फ एक कमजोर अर्थव्यवस्था, बेरोजगार नौजवान, कम ग्रोथ और महंगे घरों का देश नहीं है। ये एक चेतावनी है। चेतावनी की एक सेक्टर के कर्ज से सब नहीं संभलता। चेतावनी की जोश में समझदारी दब जाती है। चेतावनी की अगर स्पेन में ऐसा हुआ तो कहीं भी हो सकता है। तेज पैसा तेज आता है और उससे भी तेज जाता है। स्पेन का पड़ोसी पुर्तगाल भी ऐसा ही झेल चुका है, पर वो अपने तरीके से अर्थव्यवस्था बना रहा है, जो काम कर रहा है पर पॉपुलर नहीं। देखने के लिए थैंक्स। बाय दोस्त। Like, comment, and subscribe.